हम अपनी ज़िंदगी को दिल की धड़कनों, सेकंड्स, मिनट्स और सालों में नापते हैं। हमारे लिए एक सदी एक इटर्निटी है और 1000 साल पुरानी बात तारीखी बात बन जाती है। हम अपने इस मुख्तसर सफ़र के गिर्द दीवारें खड़ी कर लेते हैं और ख़ुद को डेकेड्स और जनरेशन्स में महदूद कर देते हैं। लेकिन इस कायनात मतलब यूनिवर्स के लिए हमारी पूरी इंसानी तारीख़ अंधेरे में चमकने वाली एक छोटी सी रोशनी की तरह है जो एक पल में आती है और गायब हो जाती है। मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िक्स हमें बताती है कि ये कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन यानी 1380 करोड़ साल पुरानी है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे इंसानी दिमाग पूरी तरह समझने से कासिर है। हम इस वक्त के इस इतने बड़े स्केल को एक मॉडर्न डिस्कवरी समझते हैं, एक ऐसा इनाम जो हमें स्पेस टेलीस्कोप्स, क्वांटम मैथमेटिक्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ने दिया है। हमें सिखाया जाता है कि मॉडर्न साइंस से पहले इंसानियत इस दुनिया को बहुत छोटे और महदूद नज़रिए से देखती थी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ें और हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी अंडरस्टैंडिंग और तारीख़ को देखें तो एक हैरान कुन सच सामने आता है। यूरोप में पहली टेलीस्कोप बनने से बहुत पहले इंडस और गंगा के किनारे बैठने वाले दिमाग रात को आसमान की तरफ देखते और वो वक्त को सालों में नहीं बल्कि अरबों साल मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स में नाप रहे थे। हिंदुस्तान की कदीम मतलब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल और फिलोसॉफिकल किताबों में वक्त को कभी भी एक सीधी लकीर यानी स्ट्रेट लाइन नहीं समझा गया जिसका कोई अचानक शुरुआत हो और अचानक ख़ात्मा। इसे एक कॉस्मिक, साइक्लिकल और बहते हुए समंदर की तरह मेजर किया जाता था। मिसाल के तौर पर कल्पा के कॉन्सेप्ट को देखें जो यहाँ की कदीम कॉस्मोलॉजीज़ में लिखा गया है। एक सिंगल कल्पा का मतलब है कायनात की ज़िंदगी का एक दिन, एक ऐसा टाइम पीरियड जो पूरे 4.32 बिलियन साल पर मुहित है। यहाँ हैरत की बात सिर्फ ये नहीं कि उस दौर के इंसान ने इतना बड़ा नंबर सोचा कैसे, बल्कि हैरत इस बात पर है कि ये नंबर आज की मॉडर्न साइंस के कितना करीब है। जब कदीम किताबों जैसे सूर्या सिद्धांता में इन कॉस्मिक साइकिल्स का हिसाब लगाया गया तो उन्होंने हमारे ज़मीन की मौजूदा दौर की उम्र तकरीबन 1.97 बिलियन साल बताई। अगर आप इसका कंपैरिजन मॉडर्न जियोलॉजी से करें तो आज की साइंस ज़मीन की टोटल उम्र तकरीबन 4.5 बिलियन साल बताती है। इस सोच की गहराई का अंदाज़ा लगाएं जब दुनिया की बाकी सिविलाइजेशनल सोच ये समझ रही थी कि कायनात सिर्फ 1000 साल पुरानी है। उस वक्त इस खित्ते के एस्ट्रोनॉमर्स सितारों के नीचे खड़े होकर ऐसे टाइमलाइंस बना रहे थे जो आज की जियोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स से सीधा मैच करते हैं। उन्होंने सिर्फ मौसम नहीं गिने, उन्होंने प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की मौत और ज़िंदगी के लाइफ स्पैन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया। लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे? आप प्रॉपर लैंग्वेज के बगैर इन्फिनिटी को नाप नहीं सकते और कायनात की ज़ुबान मैथमेटिक्स है। ये शायद इस खित्ते का पूरी दुनिया को सबसे बड़ा और अजीम तोहफ़ा है, एक ऐसा न्यूमेरिकल सिस्टम जिसने हमें सितारों से बात करना सिखाया। इससे पहले कि साइंस किसी नेबुला का फासला निकालने या किसी प्लैनेट का रास्ता तय करे, एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी डेसिमल सिस्टम की, प्लेस वैल्यू नोटेशन की और सबसे बढ़कर ज़ीरो यानी शून्य के कॉन्सेप्ट की। एक आम इंसान के लिए ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स में ये सब कुछ होता है। कुछ ना होना को सिर्फ एक खाली जगह समझने के बजाय उसे एक फंक्शनल नंबर के तौर पर ट्रीट करना और उसका रूल्स बनाना, ये वो अजीम काम था जो 7th सेंचुरी में ब्रह्मा गुप्ता जैसे मैथमेटिशियंस ने किया। अगर ये न्यूमेरल सिस्टम ना होता जो पहले इस्लामिक गोल्डन एज में अरब दुनिया तक पहुंचा और फिर वहाँ से यूरोप गया, जिसे हम आज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा करते हैं, तो मॉडर्न कंप्यूटेशन का वजूद ही ना होता। बाइनरी कोड, कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स जिसे हम बिग बैंग को सिमुलेट करते हैं और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की कैलकुलस, ये सब सीधे इसी हिंदुस्तानी ब्रेक थ्रू से निकली हैं। लेकिन उनका मैथमेटिकल जीनियस सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था।
انہوں نے اسے آسمان کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا۔ 5th سینچری میں مشہور اسٹرانومر اور میتھمیٹیشین آریہ بھٹ نے زمین کے سائے مطلب شیڈوز کو دیکھا۔ گیلیلیو سے صدیوں پہلے، جب یورپ میں یہ سوچنا بھی جرم تھا کہ زمین گھومتی ہے، آریہ بھٹ نے کوائٹلی اپنا کام آریہ بھٹیہ لکھا۔ اس نے ایک ایسا سچ بیان کیا جو اس دور کے کامن سینس کے بالکل خلاف تھا۔ زمین رکی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک سفیر گولا ہے جو اسپیس میں سسپینڈڈ ہے اور اپنے ایکسس پر سموتھلی گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کے ستارے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آریہ بھٹ یہاں نہیں رکے، اس نے زمین کے سلیسٹیل سرکمفرنس کا حساب لگایا جو تقریباً 24,835 مائلز نکلا۔ آج کے ماڈرن سیٹلائٹس اور ایڈوانسڈ ریڈار زمین کا سرکمفرنس 24,901 مائلز بتاتے ہیں۔ آریہ بھٹ کا حساب ماڈرن سائنس سے صرف 1% کے فرق پر تھا، اور اس کے پاس نہ کوئی کمپیوٹر تھا، نہ سیٹلائٹ، صرف ایک لکڑی، ایک سایہ اور سفیریکل ٹریگنومیٹری پر ان کا کنٹرول تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بتایا کہ چاند اور پلینٹس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ کاسمک مررز ہیں جو صرف اس لیے چمکتے ہیں کیونکہ ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اس نے سولر اور لونر ایکلپسز مطلب گرہن کی اصلی جیومیٹری سمجھائی اور اسے پرانی کہانیوں سے نکال کر پریسائز سائنس میں بدل دیا۔ صدیاں گزرتی گئیں اور اس خطے میں علم کی یہ شمع مزید تیز ہوتی گئی۔ 7th سینچری میں برہما گپتا نے آریہ بھٹ کے کام کو آگے بڑھایا۔ وہ پہلا میتھمیٹیشین تھا جس نے نیگیٹو نمبرز اور کوڈریٹک ایکویشنز کے رولز بنائے، لیکن ان کی سب سے حیران کن سوچ فزیکل تھی۔ سر آئزیک نیوٹن کے سر پر ایپل گرنے سے 1000 سال پہلے برہما گپتا نے اپنی کتاب برہما سپوترا سدھانتا میں ایک ایسی لائن لکھی جو آج ہر فزکس کی کتاب میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے لکھا، چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں کیونکہ یہ زمین کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کی فطرت ہے بہنا۔ انہوں نے کاسمک فورس کو گروٹوکرشن کا نام دیا، جسے آج ہم گریوٹی کہتے ہیں۔ بعد میں 12th سینچری میں بھاسکراچاریہ نے اس پر مزید کام کیا اور پلینٹس کی ایگزیکٹ سپیڈز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈفرینشیل کیلکولس کی بنیاد رکھی۔ نیوٹن کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے وہ سمجھتے تھے کہ گریوٹی ہی وہ انویزیبل دھاگا ہے جو پلینٹس کو سورج کے گرد ان کے آربٹس میں باندھے رکھتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک گہرا تاریخی سچ دکھتا ہے۔ قدیم سب کانٹیننٹ نے کبھی سائنس اور فلسفی کو الگ نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فزیکل یونیورس یونیورسل لاز کے تحت چلتی ہے، جسے انہوں نے ریٹا یا یونیورسل لاز کہا، جو ہمیشہ سیم رہتے ہیں، چاہے آپ مٹی کے ایک ذرے کو دیکھیں یا گھومتی ہوئی گیلیکسی کو۔ یہ سائنٹیفک طریقہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہا۔ سلک روڈ کے ٹریڈ روٹس اور بغداد کے ہاؤس آف وزڈم کے ذریعے یہاں کے ایسٹرونومیکل ٹیکسٹ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئے، جسے زج کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اسلامک گولڈن ایج کی بنیاد بنی۔ وہاں سے یہ علم اسپین گیا اور آخرکار یورپ کا رینیسانس کا سبب بنا۔ ٹریگنومیٹری کے جو فنکشنز آج اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، سائن اور کوسائن، یہ سیدھے سنسکرت کے الفاظ جیا اور کوجیا سے نکلے ہیں۔ گلوبل نیویگیشن، انجینئرنگ اور اسٹرانومی کی بنیاد ان دماغوں نے رکھی تھی جو اس خطے کے دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر رات کے آسمانوں کو میتھمیٹکس میں بدل رہے تھے۔ اگر ہم آسمان سے نظریں ہٹا کر سب اٹامک ریلم، ذروں کی دنیا میں اتریں تو ماڈرن فزکس اور اس خطے کی قدیم سوچ کا کنیکشن اور بھی حیران کن ہو جاتا ہے۔ 6th سینچری BCE میں ایک فلاسفر آچاریہ کناڈا نے دنیا کو دیکھا اور کہا کہ میٹر کو آپ ہمیشہ کے لیے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، ایک آخری حد آئے گی۔ انہوں نے انو کا کانسیپٹ دیا، ایک ایسا انویزیبل اور انڈسٹرکٹیبل ذرہ جو میٹر کا سب سے چھوٹا بلڈنگ بلاک ہے۔ یہ بالکل ایٹم کا وہی کلاسیکل کانسیپٹ ہے جو گریس میں ڈیموکریٹس کے سوچنے سے صدیوں پہلے یہاں سوچا گیا تھا۔ کناڈا نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ انو اکیلا نہیں رہتا، وہ آپس میں خاص طریقے سے جڑتے ہیں اور مالیکیولز بنتے ہیں، جس سے ساری فزیکل دنیا بنتی ہے، جسے ہم چھو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذرے کبھی مکمل طور پر رکتے نہیں، یہ ہمیشہ ایک وائبریشن کی اسٹیٹ میں رہتے ہیں جو پوری کائنات کو چلاتی ہے۔
जब 20th सेंचुरी में मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स सामने आई तो फिज़िक्स के बड़े बड़े नाम जैसे अर्विन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर सिर्फ मैथ को नहीं देख रहे थे, वो इस खिते की फ़िलॉसफी को पढ़ रहे थे ताकि अपनी डिस्कवरीज़ को समझ सकें। श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम फिज़िक्स की वेव को इक्वेशन बनाया, उन्होंने खुद लिखा कि उनके क्वांटम सुपरपोजिशन के आइडियाज़ पर यहाँ की नॉन ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफी का गहरा असर था। जब क्वांटम फिज़िक्स ने यह प्रूव कर दिया कि एक पार्टिकल एक ही वक्त में एक से ज़्यादा स्टेट्स में हो सकता है जब तक उसे देखा ना जाए, तो उसने पुरानी यूरोपियन साइंस के रिजिड और मैथमेटिकल व्यू को तोड़ दिया। साइंस को यह मानना पड़ा कि रियलिटी फ्लूइड है, आपस में जुड़ी हुई है और हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है। जैसे ओपेनहाइमर ने पहले एटॉमिक ब्लास्ट को देखकर कहा था, कायनात अलग अलग चीज़ों का ढेर नहीं है बल्कि एनर्जी का एक अनब्रोकन वाइब्रेटिंग फील्ड है। ये मॉडर्न साइंस की तरफ से उस बात की तस्दीक थी, मतलब कंफर्मेशन थी, जो यहाँ के सोचने वालों ने सदियों पहले जान ली थी कि फिज़िकल दुनिया एक इल्यूजन है जिसे उन्होंने माया कहा, और अंदर से सब कुछ एक ही कॉस्मिक फैब्रिक से जुड़ा हुआ है। जब हम मॉडर्न रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को इस खिते की कदीम साइंटिफिक तारीख के साथ मिलाकर देखते हैं तो ये दो अलग अलग दौर का टकराव नहीं लगता, ये एक बहुत बड़ा और हसीन तारीखी कन्वर्जेंस है। वो कदीम एस्ट्रोनॉमर्स जो पत्थर की ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ मैथमेटिक्स को जानने की चाहत के लिए खड़े थे, वो उसी नतीजे पर पहुंचे थे जहां आज सर्न में काम करने वाले मॉडर्न फिजिसिस्ट पहुंचे हैं कि हम छोटे हैं, वक्त बहुत बड़ा है और ये कायनात एक अनडिवाइडेड लिविंग होल है। उन्होंने दुनिया को सितारों को गिनने के लिए नंबर्स दिए, उनके ऑर्बिट्स मैप करने के लिए ज्योमेट्री दी, ग्रेविटी का पहला इशारा दिया जो सबको जोड़े हुए है, और इस सब का मतलब समझने के लिए फिलोसॉफिकल गहराई दी। उन्होंने समझा कि कायनात कोई पराई या दुश्मन जगह नहीं है, बल्कि हम खुद इसका एक ऑर्गेनिक हिस्सा हैं। हमारी हड्डियों का कार्बन, हमारे खून का आयरन, हमारे दिमाग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये सब अरबों साल पहले मरने वाले सितारों के दिलों में बने थे इसी कल्पा के शुरुआती दौर में। चाहे आप डीप स्पेस में फोटोग्राफी के मॉडर्न लेंस से देखें या 2000 साल पुराने एस्ट्रोनॉमिकल स्क्रोल के लफ्ज़ों को पढ़ें, आखिरी कहानी बिल्कुल नहीं बदलती। हम आसमान के इस खाली अंधेरे को देखने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। हम ये कायनात हैं जो खुद को जगाकर खुद ही को देख रही है और मैथमेटिक्स और हैरत की टाइमलेस ज़ुबान का इस्तेमाल करके अपने ही वजूद के इस मैजेस्टिक टेपेस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस सोच के साथ आज के वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ अली फरहान भट्टी, आप सब देख रहे हैं अली फरहान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हमेशा की तरह पुरतजस्सुस रहिए।